हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं संजय तिवारी। जैसा कि आपको मालूम ही है कि हमारी संस्था 2017 से लखनऊ में एसएससी जेईई और टीजी2 के कोर्सेज को पढ़ाती है। बच्चों को मदद करते हैं हम लोग ये दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में। बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होकर अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम लोग एक दो कोर्स लेके चलते हैं। एक तो जूनियर इंजीनियर की तैयारी कराते हैं इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में और सिविल में। और एक कोर्स और है हमारे पास TG2 टेक्निकल ग्रेड 2, जो कि ITI किए हुए बच्चों के लिए है। डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो बिजली विभाग के डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो यूपी की बात करें तो यूपी PCL है, UPRVNL है, जिसमें ITI के पद निकलते हैं, टेक्नीशियन के पद निकलते हैं। इस समय भी 891 वैकेंसी है। उसका एग्ज़ाम आने वाला है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ऑफलाइन बैच भी चल रहा है, इसका ऑनलाइन बैच भी चल रहा है। हाँ, SSC JEE में अभी हम लोग केवल ऑफलाइन में हैं, ऑनलाइन में प्रयास कर रहे हैं। उसकी रिकॉर्डिंग चल रही है, अच्छी तरीके से चल रही है। और SSC JEE का जो नॉन टेक कोर्स है, जिसमें GK GS और रीजनिंग है, वो कंप्लीट कोर्स हमारे ऐप पर अवेलेबल है। आप चाहें तो प्ले स्टोर पर जाएं और एक ऐप डाउनलोड करें जिसका नाम यही होगा, यूथ इंजीनियर्स एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। ऐसा एक लोगो आपको मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड करें तो वहाँ आपको TG2 का कंप्लीट टेक्निकल कोर्स और SSC JEE का कंप्लीट नॉन टेक्निकल कोर्स मिल जाएगा। कुछ समय के बाद, मुझे लगता है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर, हम लोग SSC JEE के इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के, सिविल के ऑनलाइन कोर्सेज भी लॉन्च कर पाएंगे। देखते हैं कब तक ये हो पाता है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मैं मैकेनिकल का हूँ, और हम लोग इस समय इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट को लेकर यूट्यूब पर आपके साथ मिल रहे हैं, जिसमें अभी तक 3 लेक्चर बन चुके हैं। आज ये चौथा लेक्चर है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। और अभी हम लोगों ने ये देखें कि पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या समझा है। तो जस्ट पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस निकालना समझा कि कैसे अगर किसी बॉडी पर दो फोर्स काम कर रहे हों जो कि कॉन्करेंट हों, मतलब अगर एक पॉइंट पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक को P माना जाता है, एक को Q माना जाता है, और बीच का एंगल अगर थीटा है, ये हमें अगर मालूम है, तो हाउ टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस। रिजल्टेंट, ठीक है, इसको आप कहते हैं परिणामी बल। परिणामी बल, ठीक है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसके दो मेथड की डिस्कशन हुआ था। एक को हमने कहा था ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड का मतलब तो सिर्फ इतना है कि जिसमें हम लोग कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे, बस पेंसिल रबड़ स्केल को लेकर कुछ मेजरमेंट करेंगे, और उसके बाद उसी मेजरमेंट से हम आंसर निकाल पाएंगे कि इस पॉइंट पर नेट फोर्स कितना आ रहा है। ठीक है, तो इसमें इसे कहा था ग्राफिकल मेथड। इस ग्राफिकल मेथड में हम लोगों ने एक लॉ ऑफ ट्रायंगल देखा था, लॉ ऑफ ट्रायंगल। एक देखा था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये देखा था। और इन दोनों को डिस्कस किया था कि कैसे इससे रिजल्टेंट निकालते हैं। अब कहाँ चल रहे हैं, ये कंप्लीट हो गया है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड, अब देखिए, आपको तो एग्जाम देना है, जेई का देना है, गेट का, PSU का, या AKTU में अगर आप बीटेक कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उसके फर्स्ट ईयर में अप्लाइड मैकेनिक्स या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एग्जाम देने हैं। तो वहाँ पे ग्राफिकल मेथड से सवाल नहीं आते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए इसकी ज़रूरत थी, है ना। इसलिए एक बार ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब ये मेथड वो मेथड है जिसमें हम कोई डायग्राम नहीं, स्केल डायग्राम नहीं बनाएंगे, कोई स्केल एज्यूम कर कर नाप का डायग्राम नहीं बनाएंगे। एक रफ डायग्राम बनाएंगे, एक फॉर्मूला डेवलप करेंगे, उस फॉर्मूले में वैल्यू लिखेंगे, और वो वैल्यू में रख कर कैलसी से आंसर निकालेंगे, और सही आंसर आएगा। तो हम इसी की मदद से, इनकी हेल्प लेते हुए, इसी को हेल्प लेते हुए इसको समझने जा रहे हैं, है ना। तो जहां पर हम लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को पहले देखेंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की मदद से एक फॉर्मूला डेवलप करने की बात कर रहे हैं कि कैसे रिजल्टेंट निकाल सकते हैं इसी का। इसका कोई फॉर्मूला हो सकता है क्या, अभी देखेंगे। एक फॉर्मूला आएगा जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि R² = P² + Q² + 2PQ cos थीटा। उसी को डेवलप करेंगे, उसके बाद इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। चलिए आइए पहुंचते हैं अपने इस पे। तो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या स्टेटमेंट है, ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का स्टेटमेंट है, समांतर चतुर्भुज के नियम का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आप इसको पढ़िए, क्या लिखा है। इफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल। बाय द डायगोनल, अगर उस पैरेललोग्राम को बना पाए तो जो डायगोनल होगा
वो उसका रिजल्टेंट कहलाएगा, पैरेललोग्राम का डायगोनल उसका रिजल्टेंट कहलाएगा। चलिए इस बात को समझा जाए कि कैसे ये बात पूरी होती है। तो सपोज दैट हमने पहले तो कुछ बना लें कि एक एक्सिस कि जिस पर फोर्सेस दिखाने होंगे, ये ऐसे कर लिया है। एज्यूम करें कि इस पॉइंट पर, एक पॉइंट पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, है ना। दो फोर्स कौन से, इस पॉइंट पर एक फोर्स ये काम कर रहा है जिसका नाम दे रहे हैं P, ठीक है ना, दिस इज नोन एज P। और एक फोर्स और काम कर रहा है इस पॉइंट पे जिसका नाम दिया जा रहा है Q, ठीक है। और इनके बीच का एंगल ये भी हमें मालूम है, और बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो दो बल हैं, थीटा डिग्री पर काम कर रहे हैं, और ये दोनों इस पॉइंट पे लगे हैं। इस पॉइंट का नाम कुछ दे देते हैं O। हमें ये पता करना है कि ये O पॉइंट दोनों बलों के लगने के बाद इस पर इसका नेट इफेक्ट क्या होगा। तो कहा इन्होंने कि पहले आप एक पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करिए, बना पाए, ठीक है। तो पहले चलिए पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो पैरेललोग्राम बनाने का यही तरीका है कि इस फोर्स के हेड से P फोर्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दें। चलिए एक लाइन ड्रॉ कर दिया गया, ठीक है। फिर P फोर्स के हेड से Q फोर्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दें, तो एक लाइन ये ड्रॉ कर दिया गया। अगर मैं इस पैरेलल ड्रा कर पा रहा हूँ सही से, ठीक है, ये है। तो ये पैरेलल लाइंस हो गई जो आपको दिख रही हैं कि ये इस पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। तो काटने का मतलब क्या हो गया कि इसको अगर मिला दिया जाए तब हमारे पास एक पैरेललोग्राम रेडी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखिए इसको हमने मिला दिया, ये इसको मिलाया और इससे इसको मिलाया, तो ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया। क्या प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की कि आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होंगी और समांतर होंगी। मींस ये फोर्स, ये भुजा, ये आर्म और ये आर्म आपस में इक्वल एंड पैरेलल, एंड दिस आर्म इज इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है ना। तो इस हिसाब से क्या दिखाई पड़ रहा है, अगर ऐसा है, इक्वल एंड पैरेलल है, तो क्या दिखाई पड़ेगा, अगर ये फोर्स Q को रिप्रेजेंट करता है, ये लाइन Q को रिप्रेजेंट करती है, तो ये लाइन भी Q को रिप्रेजेंट करेगी। जितने एंगल पर ये है उतने एंगल पर ये भी होगी क्योंकि पैरेलल है। तो आप कह सकते हैं दिस लाइन रिप्रेजेंट फोर्स Q। हमने कहा दिस लाइन रिप्रेजेंट फोर्स Q, और इसका एंगल कितना होगा, वही एंगल होगा जो यहाँ पर Q का है, ये थीटा होगा। इसमें कोई समस्या किसी को नहीं। आइए, तो इतना अगर हम कर पाते हैं तो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या होगा, डायगोनल को मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं, दिस इज द डायगोनल, है ना। स्टेटमेंट कहता है कि जो डायगोनल है वही रिजल्टेंट शो करेगा, रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल। इसका मतलब ये जो डायगोनल है यही कहते हैं आपको रिजल्टेंट देगा, और इस ये हो जाएगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ये डायगोनल की लंबाई, यही हमने पिछले लेक्चर में लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में सीखा था। और इसी डायगोनल का ये जो एंगल ले लिया जाए, P से ले चाहे Q से ले, यहाँ P से ले रहे हैं, इसी को कह रहे हैं अल्फा, ये हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। तो चलिए अब हमारा मकसद क्या है कि इसी का वैल्यू निकालनी है, R और अल्फा के लिए एक फॉर्मूला डेवलप करना है। आइए कुछ थोड़ा सा कुछ अपनी तरफ से इसमें ऐड ऑन करते हैं, है ना, तभी कुछ इसमें हो पाएगा। आइए देखते हैं। चलिए यहाँ से एक इस लाइन को आगे और बढ़ा लेते, थोड़ा सा आगे और बढ़ा लिया गया, ठीक। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, दिस इज परपेंडिकुलर लाइन, ये हमने एक्स्ट्रा कुछ बना दिया, ठीक है। इससे फायदा क्या मिला कि ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक तो ये छोटा वाला, इसका अगर कुछ नाम भी ले लिया जाए, चलिए नाम भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसका नाम क्या था, पॉइंट O, इसका नाम दे देते हैं A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। ये सारे पॉइंट हो गए। तो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल ABC स्मॉल ट्रायंगल, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, और एक ट्रायंगल है OBC, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी समकोण त्रिभुज है ना। तो पहले हम लोग बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल ABC अगर हमें इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा की बात करें, ठीक है, तो इस ट्रायंगल में हमें एक हाइपोटेनस पता है जिसे कर्ण कहते हैं, और ना हमें हाइट पता है ना बेस पता है, आधार और लंब नहीं मालूम है, लेकिन
कर्ण और एक एंगल मालूम है, तो इसमें अगर एक साइन थीटा लगा दिया जाए तो देखिए क्या दिखाई पड़ता है साइन थीटा लगाने से। आपको मालूम है कि इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में, ए बी सी, ए बी सी, अगर हमने इसमें साइन थीटा लगाया तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, बी सी अपॉन ए सी, ये तो होगा ना, बहुत पहले से मालूम है आपको। और ए सी की वैल्यू किसके इक्वल है, ए सी इक्वल टू है क्यू, ए सी रिप्रेजेंट करता है क्यू को। तो यहां से हमें एक चीज मिल सकती है कि बी सी विल बी इक्वल टू क्यू साइन थीटा। ये बाद में काम आएगा, इसको नोट करके रखा जाए, ठीक है ना। इन ट्रायंगल ए बी सी हमने साइन थीटा लगाया, ऐसे ही इसी ट्रायंगल में एक बार कॉस थीटा अप्लाई कर दें। अगर इसमें कॉस थीटा अप्लाई करें तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, ए बी, और हाइपोटेनस कर्ण कितना है, तो दैट इज ए सी, ठीक है। ए सी को क्या लिखते हैं हम लोग, ए सी रिप्रेजेंट कर रहा है क्यू से, है ना। तो यहां से निकल के आ रहा है कि ए बी इज इक्वल टू क्यू कॉस थीटा। ये दो चीजें हमें मिल चुकी हैं इस ट्रायंगल में। बी सी नहीं मालूम था, निकाल लिया, ए बी नहीं मालूम था, निकाल लिया, है ना। इतना काम कर चुके हैं। अब हम फिर से अप्लाई करें यही सारे रूल साइन कॉस या पाइथागोरस। ये जो बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ओ सी बी, ये भी एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना चाह रहे हैं। कैसे अप्लाई करें या देखा, देखिए भाई। तो जो जो हमारा ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ बी सी, ओ बी सी, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, इसी में अप्लाई करना है आपको पाइथागोरस, ठीक है। कैसे अप्लाई करेंगे, आपको मालूम है क्या हो जाएगा इसमें पाइथागोरस में, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं यहां पर ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, बी सी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा और सॉल्व करें तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर, और ओ बी को ब्रेक कर सकते हैं कितना, ओ बी क्या है, ओ से ए और ए से बी, मतलब ओ ए प्लस ए बी, इसको लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए बी का होल स्क्वायर। ये बात आ गई। अब जरा हम सारी वैल्यू पुट करें यहाँ पे, तो क्या है, ओ सी रिप्रेजेंट करता है आर को, ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है आर को, तो आर स्क्वायर हो गया। बी सी रिप्रेजेंट कर रहा है, बी सी कहाँ है, ये हाइट, बी सी की वैल्यू है क्यू साइन थीटा, है ना। तो ये हो गया क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ओ ए रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ओ ए कर रहा है पी को, दिस इज पी, एंड प्लस ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए बी कर रहा है क्यू कॉस थीटा, क्यू कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर है। क्या सॉल्व कर लेते हैं इसी को, सीधे सीधे आपको वैल्यू मिलेंगी। ये हो गया आपका क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सबको मालूम है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है। इसी फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी, टू बी क्यू कॉस थीटा। क्या ध्यान दीजिए, अगर ये टर्म देखे जाएं, कौन से टर्म, इसको देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, यहां से क्यू स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो हो जाएगा 1, ठीक है। अगर ये 1 हो जाता है तो हमें क्या मिलेगा, यहां से आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। दिस विल बी द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट। इसी रिजल्टेंट को पिछले लेक्चर में हम लोग ग्राफिकल मेथड से देखे थे, डायग्राम बना के समझा था, और यहाँ पर हमने इसके लिए एक फॉर्मूला डेवलप कर लिया, ठीक है। इसने हमको बता दिया कि रिजल्टेंट कितना है, इसने से हमको ये बताया कि रिजल्टेंट कितना है, ठीक है। इसने बताया कितना, कितना का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, इसने बता दिया मैग्नीट्यूड, ठीक है। अभी एक बात बची हुई है कि किधर है, तो किधर कौन बताएगा, अल्फा। आई जरा अल्फा के भी कुछ देख लिया जाए क्या है।
इधर रखा जाए और अल्फा निकाला जाए। ठीक है, अल्फा निकालने के लिए फिर से वही काम करें, उसी ट्रायंगल में पहुंचे जो बड़ा ट्रायंगल है ओ बी सी में। इसी ट्रायंगल में अगर हम लोग टेन अल्फा लगा दें, टेन अल्फा, ठीक है, तो टेन अल्फा सबको मालूम है क्या होगा, लंब बटे आधार। ठीक है, हाइट अपॉन बेस। तो टेन अल्फा को लिख सकते हैं हम लोग बी सी डिवाइड बाई ओ बी, ओ बी। और इसको फिर से लिख सकते हैं बी सी, ओ बी को ब्रेक कर सकते हैं ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी। यहां तक कोई समस्या किसी को नहीं होगी। अब जरा देखें, अब सारी वैल्यू पुट करें, कौन सी लेंथ किसको रिप्रेजेंट करती है। तो बीसी को कौन करता रिप्रेजेंट, तो बीसी का मतलब क्या है, क्यू साइन थीटा। देखिए यहाँ पे बीसी का मतलब है क्यू साइन थीटा, दिस इज क्यू साइन थीटा। एंड अगेन ओ ए का मतलब क्या है, ओ ए का मतलब है पी, ये यहां से लेके यहां तक कितना है पी। ठीक है, प्लस ए बी का मतलब क्या है, निकाल चुके हैं, यहां देखिए ए बी का मतलब क्या है, क्यू कॉस थीटा, दैट इज क्यू कॉस थीटा। बस ये फॉर्मूला डेवलप हो गया। इसी फॉर्मूले को आप कह रहे हैं यहां से हम अल्फा निकाल सकते हैं, टेन इनवर्स करके देख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया डायरेक्शन, इसने बताया किधर, किधर, और किधर का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन। ठीक है, दिशा, या इसी को कहें दिशा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने रिजल्टेंट निकालना सीख लिया। आपने क्या देखा कि मैग्नीट्यूड निकालना भी समझ लिया और डायरेक्शन निकालना भी समझ लिया। अब इस फॉर्मूले को फाइनली हम लोग एक जगह पर रखेंगे। कौन सा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये, इसी के साथ सारा काम करने वाले हैं। ठीक है, आगे की पूरी मैकेनिक्स का आधार है ये, इसी के बेसिस पे बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे इस फॉर्मूले को रख लें, इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन इस पे इम्पोज करें कि क्या हो सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए, तो एक डायग्राम बना लें पहले, तो वही वाला, उसी के फॉर्मूले लिख लें। तो डायग्राम क्या था अपने पास, एक फोर्स है P, एक फोर्स है Q, इसके बीच का एंगल है थीटा। और जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो इसका रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में कहीं मिलता है, ये मिलता है रिजल्टेंट R, और इसका एंगल है अल्फा। जहां पे R का फॉर्मूला है आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। एक फॉर्मूला ये याद रखना है। और दूसरा फॉर्मूला ये होता है कि tan अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा डिवाइड बाई p प्लस क्यू कॉस थीटा। इन दो फॉर्मूले के साथ आगे की मैकेनिक्स आगे बढ़ेगी। अब जरा इसी पर कुछ केसेस हैं जो स्पेसिफिक केस है, उसको इंपोज करते हैं। जैसे पहला केस हम लोगों ने लिया, सपोज दैट केस वन। ठीक है, केस वन क्या लिया कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, जब थीटा की वैल्यू 0 हो। अच्छा देखिए जरा फिजिकली इसका मतलब क्या होता है। सपोज दैट ये एक पॉइंट है, ये कोई बॉडी है, इस बॉडी पर दो फोर्स लग रहे हैं P एंड Q। तो जैसे थीटा का मतलब 0 होने का मतलब क्या है कि ये थीटा 0 हो जाएगा तो P तो यहीं रहेगा, लेकिन Q घूमकर यहाँ चला आएगा, तो दोनों ओवरलैप कर जाएंगे। थीटा का मतलब 90 होने का मतलब क्या है कि P इधर लगेगा, Q ऊपर लगेगा। थीटा का मतलब 180 होने का मतलब क्या है कि P इधर लगेगा, Q इधर लगेगा। तो फिजिकली अगर समझा जाए तो थीटा होने का 0 होने का मतलब क्या है कि ये हमारे पास पॉइंट O है, इसी पर हमारा एक फोर्स सपोज दैट लग रहा है P, ये फोर्स P है, और लेकिन इसी पर दूसरा फोर्स भी लग रहा है इसी पर ही, इसको कह रहे हैं Q, है ना। तो P और Q के बीच का एंगल 0 होने का सही मतलब ये हुआ। ठीक है, अब जरा देखेंगे जब P और Q के बीच का एंगल 0 है तब R और अल्फा के साथ क्या होने वाला है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इन्हीं दोनों फॉर्मूले में आपको पुट कर देना है, जहां जहां थीटा है वहां 0। तो जब कॉस थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, कॉस 0 कितना होता है 1। ठीक है, तो कॉस 0 1 होता है, तो आपको यही फॉर्मूला दिखाई इस तरीके से पड़ेगा कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ठीक है, और जैसे ही आपको ये मिलेगा आपको क्या समझ में आएगा कि ये तो फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का, तो आप फट से लिखेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी
प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और स्क्वायर हट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा कि R इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। ये फिजिकली हमें ये बताता है कि अगर किसी पॉइंट पर, किसी बॉडी पर दो फोर्स हों, कॉन्करेंट हों, और वो एक ही दिशा में लग रहे हों, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स उन दोनों को सम कर दो। सिंपल सी बात इतनी तो है ना। तो आपने इसको सम कर दिया, रिजल्टेंट निकल आया। अच्छा, डायरेक्शन की बात क्या करें कि ये पॉइंट किधर जाएगा, तो आंख बंद करके भी देख लो तो मालूम ही है कि पी की तरफ ही जाएगा। पी की तरफ जाने का मतलब है कि अल्फा की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, ये जो अल्फा है जीरो होना चाहिए। अब जरा जो हम समझ पा रहे हैं फिजिकली, वो फॉर्मूला देता है कि नहीं देता है। क्या करना है, इस फॉर्मूले में जहां जहां थीटा वहां जीरो पुट कर दीजिए, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है, जीरो। साइन थीटा, साइन जीरो क्या हो जाता है, जीरो। अब हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, साइन जीरो जीरो हो गया, ऊपर सब कुछ जीरो हो गया, और नीचे क्या हो गया, पी तो रहेगा ही, प्लस क्यू कॉस जीरो वन होता है तो पी प्लस क्यू, कुल मिला के मिलेगा जीरो। ठीक है, यहां से आपको क्या दिखाई पड़ता है कि tan की वैल्यू जीरो कब होती है, ये होती है tan जीरो पे। ठीक है, tan जीरो पे, tan जीरो पे होने का मतलब क्या है कि हमें अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई, 0 डिग्री। ये हमारा पहला केस हुआ जिसको हमने देखा। ठीक है, अब जरा देखते हैं दूसरे केस पे। दूसरा केस कौन सा होगा, जब हम थीटा की वैल्यू 90 लेंगे, और ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि 90 लेने के बाद ही जो कुछ हम करेंगे, उसी के माध्यम से, उसी की मदद से हम आगे का काम, जो मल्टीपल फोर्स सिस्टम होगा, एक पॉइंट पे 10 फोर्स लगे होंगे, तब रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे ये भी समझेंगे। तो आइए जरा उस केस को भी समझ लेते हैं बहुत तेजी से। ठीक है, देखिए, जगह ले लें इस तरफ। ठीक, अब हम ले रहे हैं क्या कि when थीटा इज इक्वल टू 90, केस टू, केस टू क्या केस है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिजिकली मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट होगा जिस पर दो फोर्स लग रहे होंगे, एक फोर्स P होगा और दूसरा फोर्स Q होगा। शर्त ये होगी कि इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है। ये है फिजिकली, ये समझ में आ रहा है। अब होना क्या चाहिए, जरा इसमें वैल्यू रख लें और निकाल लें क्या होना चाहिए, तो जरा बताइए तो। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 रखेंगे, कॉस 90 क्या हो जाता है, जीरो। तो आपको इसी फॉर्मूले से आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिखाई पड़ेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस जीरो। ठीक है ना, तो ये हमारे पास यही फॉर्मूला आ गया। ठीक, फिर अगर कोई फोर्स, दो फोर्स 90 पर लगे हों, तो उनका रिजल्टेंट को हम दोनों का स्क्वायर करें, अंडर रूट निकाल दें, फट से निकल जाएगा, है ना। अच्छा, अल्फा की बात करें, डायरेक्शन किधर होगा, तो जैसे मतलब क्या हुआ कि रिजल्टेंट तो मालूम ही है कि इन दोनों के बीच में कहीं होगा। ये रिजल्टेंट आर है, तो आर तो ऐसे निकाल लेंगे, इसका अल्फा कैसे निकालेंगे ये देखना है। तो बस यहां भी रख दीजिए जीरो। तो फॉर्मूला क्या मिलेगा हमें, मिलेगा यहाँ पे tan अल्फा इज इक्वल टू साइन 90 1 होता है, तो ये तो हो गया Q डिवाइड बाई P, और cos 90 जीरो होता है तो P प्लस जीरो, इसको लिख सकते हैं Q अपॉन P। तो यहां से आपको मिल रहा है कि भाई tan अल्फा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन P। ठीक है, ये एक फॉर्मूला फिर से सामने आ गया। ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब दो फोर्स आपस में 90 डिग्री पर किसी पॉइंट पर काम कर रहे हो, कॉन्करेंट हो, कोप्लेनर हो, तभी ऐसा काम होगा, समतलीय हो, संकेंद्रीय हो। बात क्लियर है। अच्छा, अब मैं इसको इतना इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं, जरा इसकी चर्चा कर लें। देखिए जी, ऐसा है, आगे चल के एक ही पॉइंट पर बहुत सारे फोर्स लगेंगे। ठीक है, जब बहुत सारे फोर्स लगेंगे तो हमें उनका रिजल्टेंट निकालना होगा। जैसे थोड़ा देखें समझ के कैसे, अगर जो है इसको यहाँ रखा जाए, ठीक है, मान लेते हैं कि एक पॉइंट पर बहुत सारे फोर्स, ये पॉइंट है, इस पर एक फोर्स इधर दिख रहा है, एक फोर्स इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, ऐसे करके मल्टीपल फोर्सेज लगे हैं, है ना। आपने कहा ये फोर्स 100 न्यूटन है, सपोज दैट एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, ये 80 न्यूटन है, ये 60 न्यूटन है, और ये 120 न्यूटन है, ये 50 न्यूटन है, और साथ में कुछ आपको एंगल वगैरह देने पड़ेंगे, क्योंकि फोर्स है तो उसका एंगल देना ही पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि हम एक एक्सिस बना देते हैं ऐसे करके, ये एक्सिस है, ठीक है, एंगल भी दे रहा हूं मैं आपको कि ये है,
ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि ये एंगल सपोज दैट 50 डिग्री है, दिस नोन इज 60 डिग्री, ठीक है, इसको मान लेते हैं 30 डिग्री, इसको मान लेते हैं 75 डिग्री, ऐसे मान लिया और कहा गया भाई रिजल्टेंट निकालो। तो बड़ा काम दिख रहा है ना कि इसमें तो मल्टी फोर्स सिस्टम है। हाँ, सारे फोर्स को प्लेनर हैं, समतलीय हैं, कॉन्करेंट हैं, संकेंद्रीय हैं, अलग बात है, लेकिन इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम इसी की हेल्प लेंगे। किसकी हेल्प लेंगे? इसकी मदद से इसकी हेल्प लेंगे, तब निकलेगा। अब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो फोर्स P और Q आप यहां लगा रहे हैं, इन फोर्सेस को P और Q कहना बंद करिए। इस P को कहा जाए, इस P को हम लोग कहा जाए हॉरिजेंटल फोर्स, ठीक है। P को हम नाम दें आज के बाद से, P का नाम P नहीं है, इसका नाम है हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल फोर्स, ठीक है। वो हॉरिजेंटल फोर्स जो सारे इधर लग रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए हॉरिजेंटल फोर्स है, मान लीजिए P ना होता यहाँ पे, एक ही दिशा में 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 20, 25 सब ऐसे ऐसे लग रहे होते, तो सबको एक साथ कर सकते थे हम लोग। तो सबको एक साथ कर लेंगे तो P बन जाएगा, तो हॉरिजेंटल फोर्स हो जाएगा। वैसे ही इसको हम लोग कहेंगे वर्टिकल फोर्स, इसको हम लोग कहेंगे वर्टिकल फोर्स, ठीक है। वर्टिकल फोर्स, बात समझ में आ गई ना? तो एक हॉरिजेंटल फोर्स हुआ, एक वर्टिकल फोर्स हुआ। अब खाली फॉर्मूला ये हुआ कि अगर रिजल्टेंट निकालना, अगर किसी पॉइंट पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल है, तो वर्टिकल का स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे, रिजल्टेंट निकल जाएगा। और वर्टिकल डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल करेंगे, ध्यान दीजिए ये वर्टिकल है ना, वर्टिकल डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल करेंगे तो आपको अल्फा मिल जाएगा। इसी का फायदा हम लोग उठाने वाले हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण केस है, ठीक है ना। तो आइए इसको देख लिया, अब एक केस और ले लेते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो, जल्दी से उसको भी देख लें तो ये काम फिनिश हो जाएगा। क्या देखना है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, केस थर्ड, आइए, ठीक है, केस थर्ड, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या मतलब है भाई? एक पॉइंट पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक फोर्स P अगर इधर लग रहा है तो दूसरा फोर्स जो Q है वो उसके अपोजिट दिखाई पड़ेगा, और ये बीच का जो एंगल होगा वो एंगल कितना होगा? इसी एंगल को आप कह रहे हैं कि ये एंगल जो है 180 डिग्री है। जो ये थीटा है, उसी थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो गई। एक तरफ P है और एक तरफ Q है। क्या करना है? जैसे हमेशा करते आए हैं, इसमें वैल्यू रखी जाए, ठीक है ना। वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा अपने पास, ध्यान दीजिए, कॉस 180 कितना हो जाएगा? -1। कॉस 180 कितना होता है? -1। तो हो जाएगा -2PQ। यहाँ आपको जो R मिलने वाला है कैसे मिलेगा? आपको मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वहां से, और -2PQ, ठीक है ना, ये मिलेगा। और जैसे ही आपको दिखाई पड़ेगा समझ में आएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2AB का फॉर्मूला सामने आ रहा है ना। तो बस क्या करना है, आर स्क्वायर को लिखने की कोशिश करें, P माइनस क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है ना। P माइनस क्यू का होल स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं तो यही मिलता है। अच्छा तो सोचिए अगर इसको Q माइनस पी लिख दें तो कोई बुराई है क्या? Q माइनस पी को भी अगर एक्सपेंड करेंगे तो भी तो यही मिलेगा, है ना। तो क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो अंदर चाहे जिस Q माइनस पी हो चाहे P माइनस क्यू हो, वैल्यू सेम आएगी, है ना। इट मीन्स P माइनस क्यू भी लिख सकते हैं और Q माइनस पी भी लिख सकते हैं। यहाँ से समझ में आता है कि R की वैल्यू P माइनस क्यू भी हो सकती है और Q माइनस पी भी हो सकती है, दोनों आंसर हो सकते हैं। अभी देखेंगे किस कंडीशन में कौन सा होगा। इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि हम ये लिख दें कि R की वैल्यू क्या होगा, P डिफरेंस Q। ये डिफरेंस साइन मैं इसलिए लगा रहा हूं कि जो भी ज्यादा है उसमें से कम वाला माइनस कर दीजिए। ये ज्यादा है तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे, और ये ज्यादा है तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। ये साइन है हमारा डिफरेंस का, अंतर का, ये अंतर बताएगा। तो रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या हुआ? P माइनस क्यू, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ खड़े हो, आपका एक हाथ पकड़ के कोई इधर घसीटे कोई इधर घसीटे, आप किधर जाएंगे? जिसका ताकत ज्यादा होगा, तो ज्यादा वाले में से कम को माइनस कर देंगे तो आप पता चल जाएगा कि नेट फोर्स किधर लग रहा है। बात क्लियर हुई? चलिए अब बात करते हैं हम लोग tan अल्फा की, ठीक है। इसमें रखेंगे थीटा की वैल्यू 180, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस ले लें, ठीक है। इसमें रखा जाए थीटा की वैल्यू 180। अब देखिए क्या हुआ, जैसे हमने लिखा थीटा की वैल्यू 180 तो हमारा tan अल्फा क्या हो गया?
tan अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पे देखिए जरा, साइन 180 कितना होता है पांडे जी, कितना होता है साइन 180? वाह, गुड। तो ये हो गया जीरो, साइन 180 इक्वल टू जीरो, तो ऊपर हो गया जीरो, और नीचे क्या हो गया, अब नीचे कुछ भी आए, ऊपर जीरो है तो क्या मतलब है, कॉस 180 क्या होगा, -1, ठीक है ना, ये हो गया -q, अल्टीमेटली सब कुछ आ गया जीरो। टेन अल्फा की वैल्यू जीरो है, और टेन अल्फा की वैल्यू ध्यान दीजिए, तो एक बार टेन जीरो पे जीरो होती है और दूसरी बार टेन 180 पर जीरो होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा की दोनों वैल्यू पॉसिबल है, अल्फा की वैल्यू जीरो भी पॉसिबल है और 180 डिग्री भी पॉसिबल है, 0 डिग्री भी पॉसिबल है और 180 डिग्री भी पॉसिबल है। अब जरा समझा जाए इसको थोड़ा सा, मतलब क्या हुआ कि कब 180 डिग्री होगा और कब 0 डिग्री होगा। देखिए फिगर देखिए, इसको देखिए, है ना, फिगर देखिए ध्यान से, और इसको भी देखिए ध्यान दीजिए। अगर मान लेते हैं P ज्यादा है, दो केस लिए, इफ P इज ग्रेटर देन Q, आपको दो लोग घसीट रहे हैं, लेकिन इधर वाला फोर्स ज्यादा इधर वाला कम है, तो आप किधर जाएंगे, इधर जाएंगे। जब P ज्यादा होगा तो आपके इस पॉइंट का मोशन इस तरफ होगा, नेट फोर्स इस तरफ होगा। इसका मतलब जब P ज्यादा होगा Q से, तब थीटा अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ये जो आपका अल्फा आया था कितना होगा, आप किधर जाएंगे, 0 डिग्री पे। तो 0 डिग्री तब आएगा व्हेन P इज ग्रेटर देन Q। जब P Q से ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है ये पॉइंट इस तरफ मूव करेगा, अल्फा की वैल्यू जीरो हो गई। और इसी का रिवर्स क्या हुआ, जब P लेस देन Q होगा, ठीक है, ये कम पड़ गया, ये पहलवान हो गया, तो पॉइंट इस तरफ मूव करेगी, तो उस समय अल्फा की वैल्यू आपको 180 मिलेगी। इसके अलावा अल्फा की वैल्यू कुछ पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है कि दो लोग इधर और इधर आपको घसीटें दोनों हाथ को ऐसे करके, और आप कहीं और तीसरी डायरेक्शन में मूव करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से ये तीन केसेस हम लोगों ने देख लिए। इन तीनों केसेस में जो मैं बार बार कह रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट केस कौन सा है, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, है ना। तो इसको थोड़ा सा अंडरलाइन करके रखिए, इसी के साथ हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे, बहुत ध्यान से देखना होगा, ठीक है, इस केस को। तो इतने केस को जरा बहुत संभाल के फिर से पढ़ा जाए और देखा जाए, ठीक है। इसी के साथ आगे हम लोग बढ़ेंगे, जब मल्टीपल फोर्स सिस्टम काम करेंगे, वो कॉन्करेंट हो या नॉन कॉन्करेंट हो, तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आज के लेक्चर के लिए इतना बहुत है। हम लोग ने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से दो फॉर्मूले डेवलप कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो इसी फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के लिए तैयार रहिएगा, कैलसी लेकर बैठिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बेस्ट विशेष।